आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है। 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है, आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये टॉपिक रहेगा हमारा जियो इंजीनियरिंग। सो जियो इंजीनियरिंग क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी। सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जियो इंजीनियरिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द जियो इंजीनियरिंग। सो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। ये टॉपिक जो है ये 2020 की बात करूं मैं, चाहे बात करूं मैं 2021, दोनों ही फॉर्मेट में ये आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सुमित 10 आप देख रहे हो। सुमित 10 क्या है दोस्तों? सुमित 10 मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। देखो अनअकैडमी का 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, इसका प्राइस कितना है दोस्तों? अभी अगर मैं बात करूं तो ये है 52,000। वैसे इसका प्राइस था 92,000, अभी कम किया हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, पता नहीं कब तक रहेगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करके इसको सब्सक्राइब करते हो 43,200 रुपए के अंदर आपको ये कोर्स मिलेगा। आपको मौका मिलेगा दोस्तों सुमित 10 जब आप कोर्स यूज करोगे तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। मेरा गाइडेंस, मेरा भरोसा दोस्तों, 2 बार इस एग्जाम को मैंने क्लियर किया है। मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, सारी जो चीजें हैं मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। सभी का स्वागत करता हूं मैं, रिद्धि, चंदन, विक्की, सभी का स्वागत है यार। पावर स्टैंडिंग, चंदन, प्रकाश, सभी का स्वागत है यार आप लोगों का। चलिए, सो ये हमारा प्रोग्राम था, आप ऑलरेडी जानते हो यूपीएससी एच प्रोग्राम। देखो इस प्रोग्राम के तहत हमने एक नींव तैयार की, एक आधार तैयार किया है दोस्तों आप लोगों के बीच में, ताकि आपकी जो सक्सेस है उसको हम इंश्योर कर सकें, है ना। एक आधार हमने तैयार करने की यहाँ पर कोशिश की है, उस आधार के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 2 मार्च 2020 से प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था। मेरी पूरी टीम जो है आपके साथ लगी हुई है, सबने काम जो है किया है, बहुत अच्छे से ये चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है दोस्तों। साथ ही अगर मैं बताऊं दोस्तों, अब ये जो हमारा इनिशिएटिव है इसको हमें दूर तक लेके जाना है, बाकी बच्चों तक पहुंचाना है। और इसमें भी आप लोग जो है वो हमारा हिस्सेदारी जो है आप अपनी निभाने वाले हो। आप लोग जो है अपना रोल जो है फिर से एक बार प्ले करने वाले हो। और ये रोल आपका क्या रहेगा मैं बता देता हूं दोस्तों। हमने एक दिशा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है दोस्तों। और इस प्रोग्राम के तहत आपको क्या करना है, आपको अपने प्लेटफॉर्म को, अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म को, अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म को लोगों के बीच में लेके जाना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लेके जाएं, हम तो फेसबुक पे नहीं। मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, सर हम पर्सनल मीडिया यूज नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। दोस्तों ये मेरा डिसीजन नहीं है, दिस इज द डिसीजन ऑफ द अनअकैडमी यूपीएससी। सो आई एम रेडी टू गिव गाइडेंस टू एनीबडी, बट दिस इज द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। सो अंडर दिस प्रोग्राम दोज पर्संस जो इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाएंगे उनको ऑफिशियली सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें ना मेरा कुछ करने का रोल है ना कोई और कुछ कर सकता है। ये ऑफिशियली सेलेक्ट किए जाएंगे बाय द अनअकैडमी टीम। और वो अनअकैडमी टीम जो है, वो जो टीम आपको सेलेक्ट करेगी वो किस बेसिस पे सेलेक्ट करेगी दोस्तों, कि आपने प्लेटफॉर्म को कितने आगे लेके गए। तो आई एम सॉरी, तो मेरा कुछ नहीं है। आप मेरे को मेल कर रहे हो सर मैं फेसबुक यूज नहीं करता, मैं व्हाट्सअप यूज नहीं करता, मैं ये नहीं यूज करता, मेरे साथ में कोई तैयारी नहीं करता। दोस्तों मैं आपकी सारी बातें समझ सकता हूं, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। ठीक है, जो बोला जाएगा वो किया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। वन ऑफ द गर्ल जूहा मेनाज, आई थिंक यही नाम है। सो वो उन्होंने स्कूल के अंदर में इन वीडियो को पब्लिश किया है ना। अब स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, सो मेरी ज्योग्राफी की वीडियो वहां पर देखी जा रही है। उन्होंने वो मेरे को सेंड किया। तो डेफिनेटली आप भी ऐसे मीजर्स ले सकते हो, आप घर में बता सकते हो, आप बच्चों को बता सकते हो दोस्तों। सो वो एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो हमने स्टार्ट किया था। आपको देखो उसको, आप जिम्मेदारी सभी की है।
हमारी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचने की, बट आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने जैसे और दोस्तों तक पहुंचो, अपने जैसे और भाइयों तक आप पहुंचो जिनको एक अच्छे मटेरियल की जरूरत है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, दिस इज वर्ल्ड क्लास एलिमेंट, वर्ल्ड क्लास मटेरियल। आपको ओपन में बोल रहा हूं, यूट्यूब पर अगर इस लेवल का, इस अच्छे लेवल का कंटेंट अगर कोई डिलीवर कर रहा है, मैं पढ़ाना छोड़ू, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको दोस्तों, इससे अच्छा अगर आपको कोई कंटेंट मिल जाए यूपीएससी के लिए ऑन यूट्यूब इन द फ्री क्लासेस, मैं क्या कह रहा हूं, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। ठीक है, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलता है। सो वी आर गिविंग 100%। सो थोड़ा सा आप भी कदम उठाओ यार। अब ये कैसे करना है, मैं फेसबुक यूज नहीं करता, मैं ये नहीं करता, दिस इज योर थोड़ा सा हेडक लो, दिस इज द थिंग है ना। अगर सारी काम आराम से नहीं होते, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको करने के लिए थोड़ा पेन लेना पड़ता है ना। एंड नो पेन नो गेन। अगर आप नहीं ले सकते तो ऑब्वियस बात है, मैं रेडी हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज आपके सामने लाइव आता हूं, मैं रोज आपको 5 मिनट मोटिवेट करता हूं, मैं वहां पे भी कर सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज, दिस इज एन ऑफिशियल क्राइटेरिया, जो ऑफिशियल क्राइटेरिया जो रखा गया है, दिस इज पुट बाय द अनअकैडमी टीम, और वही इनको सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है ना। अगर मेरा कोई रोल होता तो ऑब्वियस बात है, दिस इज नॉट माई ब्रेन, दिस प्रोग्राम इज नॉट माई ब्रेन चाइल्ड, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर मेरा ब्रेन चाइल्ड होता तो मैं ऑब्वियस बात है देखो मैं ही इसको इनॉग्रेट करता, है ना, मैं लॉन्च करता। बट ऑब्वियस बात है, दिस इज नॉट माय ब्रेन चाइल्ड। सो ये अनअकैडमी की टीम की तरफ से, तो जो प्रोसेस है उसमें प्रोसेस सेम रहेगा, है ना। आपके लिए मैं कुछ स्पेशल अलग से क्राइटेरिया नहीं सेट कर सकता दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी। जो नहीं है कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो कर सकते हैं उनको मौका मिलेगा दोस्तों अपने टॉप एजुकेटर से समय निकाल के आपसे वीडियो कॉल के द्वारा काउंसलिंग ऐसी नहीं होगी एक दिन बोल दिया छोड़ दिया, नहीं। एक महीने के अंदर 5 घंटे आपको अलग अलग टाइम पे काउंसिल जो है वो किया जाएगा, मेंटोरशिप जो है वो आपको की जाएगी। सो गाइस, दीक्षा प्रोग्राम उसको बढ़ाइए दोस्तों, ज़्यादा लोगों तक उसको एक्सपैंड करिए, प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करिए, नॉट दीक्षा प्रोग्राम। आप प्लेटफॉर्म का एक्सपेंड करो, अपना रोल प्ले करो, लोगों तक पहुंचाओ बातों को। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम था जिसमें मैंने बताया आपको हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने एक नींव बनाने का काम किया है, और जो पूरा आधार है, जो मजबूत बिल्डिंग है, मैं वो यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना। कहाँ पर बना रहे हैं हम? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, अनअकैडमी मॉडल के ऊपर। सो दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। मेरे ज्योग्राफी चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी, साथ साथ अगर मैं बताऊँ आपको इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है ना। उसके बाद इकोलॉजी चल रहा है। तो अगर आप मेरे को वहाँ पे ज्वाइन करते हो अकेडमी पे, तीनों कोर्स मिलेंगे, प्लस में मैंने आपकी फ्री क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है वहाँ पे। अगर आपको नहीं पता हो बता दूँ, रोज 8 बजे 8 से 9 PM, रोज रात को 8 से 9 बजे तक मैंने वहां पर क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अभी क्लासेस चल रही है किसकी दोस्तों? पॉलिटी की। बहुत जल्द आई एम गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स देयर, मैं इकोनॉमिक्स वहां पे स्टार्ट करने वाला हूं। कुछ सेशन हम लेंगे ताकि आपका काम जो है वो आसान हो। सो जल्दी दोस्तों, ये फ्री क्लास है, ठीक है, फ्री फॉर ऑल, इनमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप आइए ज्वाइन कीजिए दोस्तों। बाकी जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं आपका दोस्तों, सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करो और उनको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, प्लस साथ ही साथ मेरे से पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल गाइडेंस, 24/7 मौका। दोस्तों 2 बार इस एग्जाम को मैंने क्लियर किया है ना, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मेरे से अच्छा कोई गाइड आपको करेगा नहीं। जो आपकी दिक्कतें हैं कोई समझेगा नहीं, बिकॉज मैं आपकी नियरेस्ट पॉसिबल एज के अंदर हूं, सबसे ज्यादा हूं, मुझे पता आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सारी चीज़ें उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम से हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है सर, हिंदी इंग्लिश। डोंट वरी, मैं भी हिंदी मीडियम से था एंड नाउ आई एम डूइंग वेरी गुड। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आप मेरे गाइडेंस के अंदर रहेंगे, आपको भी बहुत अच्छा जो है आप काम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग क्या है? जियो मतलब हो गया समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अर्थ, एंड इंजीनियरिंग आर द सम काइंड ऑफ द प्रोसेस, सम टाइम ऑफ द साइंटिफिक इंटरवेंशन, सम काइंड ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन, जो हम करते हैं टू रिड्यूस या टू अवर्स द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। दोस्तों क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा डिबेट है हमारे सामने। क्लाइमेट चेंज और उससे जुड़ी हुई समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए दोस्तों, तो हमारे पास बहुत सारे नेचुरल तरीके भी थे जो मैंने बात किया इन द मिटिगेशन ऑफ द मिटिगेशन प्रोसेस के अंदर, और साथ ही साथ हमारे पास में दूसरी भी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं जियो इंजीनियरिंग।
मिटिगेशन में क्या करते हैं हम इसी प्रकार से जो ग्लोबल जो वार्मिंग का जो रीजन है आपका, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है, उनको हम रिड्यूस करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सिमिलरली जियो इंजीनियरिंग एंड द सेम काइंड ऑफ द प्रोसेस, इसमें हम क्या करते हैं जियो इंजीनियरिंग, हम कुछ इंजीनियरिंग प्रोसेस करते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर जो है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तापमान बढ़ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जिससे तापमान क्या हो जाए आपका डिक्रीज हो जाए। उन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जियो इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी सम्मिलित हैं, कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डेफिनेशन ऑफ द जियो इंजीनियरिंग, व्हाट एग्जैक्टली द जियो इंजीनियरिंग इज। ये जियो इंजीनियरिंग होता को क्या है, कौन बताएगा मुझे आप में से, व्हाट एग्जैक्टली दिस जियो इंजीनियरिंग इज, कौन होता है? मुझे पता है, सपना आईएएस जो है आप बताएंगी। नेट इशू शुरू मेरे साइड से, ओके आज मेरे साइड से नहीं, थैंक गॉड, लाइट नहीं जाए, भगवान लाइट ना जाने देना, ना ही नेट इशू हो। आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन, आदित्य बता रहे हैं आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन, नो नो इट्स नॉट। अभी पीपीटी है, आया है, सर के पीछे आसमान है, हाँ मेरे पीछे आसमान है दोस्तों ठीक है। सो संदीप चौहान, वैश्विक तापन, क्लास कब स्टार्ट हुई? क्लास अभी स्टार्ट हुई है यार, आप लोगों को पता, चैनल देखते ही नहीं हो है ना आप लोग, ठीक है। तबीयत सही है मेरी, फिट लाइफ, तबीयत बेटर है यार पहले से, है ना। तबीयत यार ठीक है, ख़राब भी हो जाती है। बहुत सारे सेशन चल रहे हैं आप लोगों के लिए, 5 बजे क्लास है, उसके बाद 8 बजे क्लास होती है, उसके बाद प्लस पे 9 से 11 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद फिर से 12:30 से 1-1:30 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद 3 से 4 फिर क्लास होती है, उसके बाद फिर से शाम में मैं क्लास करूंगा आपका, है ना। आपकी क्लास होगी शाम से 8 से 9 फ्री क्लास अनअकैडमी पर, और 9 से 10 मैं सोच रहा हूँ एक क्लास और लेके आऊँ, और एक मॉर्निंग में भी आपका मोटिवेशनल सेशन में डेली इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा ऑन अनअकैडमी, जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री होगा वो, डेली हम करेंगे 6 से 7 एक मोटिवेशन सेशन, है ना, ताकि आप लोगों को दिन के अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी मिले। बट उसके लिए पहले आपको ना अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, मुझे जाके वहाँ फॉलो करना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। सो व्हाट एग्जैक्टली द जियो इंजीनियरिंग, जियो इंजीनियरिंग होती क्या है मित्रों, समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली दिस जियो इंजीनियरिंग। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं जियो इंजीनियरिंग क्या है। जियो इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक विच इज डिजाइंड टू टैकल द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली, यूजुअली बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग टू द प्लैनेट सरफेस। 1 मिनट दोस्तों यार, बड़ी आवाज कर रही हैं चिड़ियाएं। सो लेट्स स्टार्ट यार, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट क्या क्या चीजें हैं। सो व्हाट इज जियो इंजीनियरिंग? जियो इंजीनियरिंग क्या कह रहा है? इट इज अ टेक्निक विच इज डिजाइन टू टैकल द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जिससे हम क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है उनको हम क्या करते हैं, बदलते हैं। दोस्तों क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा था, याद करो मैंने बताया था आपका, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है? 2 चीजें, पहला क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही तो मेन जिम्मेदार था। अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? CO2 की वजह से। तो या तो आप CO2 को रिड्यूस कर दो तो आपका हो सकता है कुछ, या अगर मैं कहूं आपका जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है मैं उनको डिक्रीज कर दूं तो भी कुछ हो सकता था। नहीं, दोबारा देखो, बहुत आसान चीज मैं आपको बोल रहा हूं, आपको 1 सेकंड के अंदर में समझ में आनी चाहिए, वरना सजाए मौत है। जियो इंजीनियरिंग हम किस लिए कर रहे हैं दोस्तों? हम कर रहे हैं बिकॉज टू आपका चेंज, जो आपके एडवर्स इफेक्ट हुए ना किससे, क्लाइमेट चेंज से, उसको हम चेंज करते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? इसका मेन सोर्स है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर एवरेज टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं एवरेज टेम्परेचर को? 2 तरीकों से, या तो मैं क्या करूं, CO2 को डिक्रीज कर दूं। CO2 को डिक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, CO2 को डिक्रीज करोगे तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन है दोस्तों जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात क्या हो सकता है, मैं जो सोलर रेडिएशन है मेरे पास सोलर रेडिएशन है मैं उसको क्या कर दूं, डिक्रीज। अगर आप दोनों में से एक भी काम करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। सो इसी प्रकार से जियो इंजीनियरिंग इज नथिंग बट इट इज अ टेक्निक डिजाइन टू टैकल द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज
डायरेक्टली यूजिंग बाय द रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द CO2। या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो एनवायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड हटाओगे तो क्या होगा, याद नहीं है आपको, मुझे पता है बिल्कुल याद होगा ही नहीं आपको। मैंने आपको बताया था, देखो ये अर्थ जब मैं बता रहा था ना, उस दिन तो बड़े हीरो बन जाते हो, ठीक है, कि अरे सर पता है हमें पता है, उस दिन तो बातें करते हो, फैमिली प्लानिंग की बातें करते हो उधर तो आप लोग। सूरज से आने वाली जो रेडिएशंस होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नथिंग बट नोन एज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं उनको हम, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव। याद नहीं होगा तो पीछे वाले लेक्चर देखना। उसके बाद जब ये आती हैं पृथ्वी पे टकराती है, टकरा के जब ये पृथ्वी से वापस जाती है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलते हैं इनको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये कैसी वेव होती है आपकी, दीज आर नथिंग बट नोन एज द लॉन्ग वेव। ये लॉन्ग वेव कहलाती है। तो शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आने वाली सूर्य से किरणें, और टेरेस्ट्रियल आउटबाउंड रेडिएशन जो आपका धरती से टकरा के जाती है, दीज आर लॉन्ग रेडिएशन। अब ये जो लॉन्गर रेडिएशन है ना, इनको कौन कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, CO2 टाइप गैसेज, जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब करती हैं और दोबारा से एनवायरनमेंट की तरफ में री रेडिएट करती है। एब्जॉर्ब करके दोबारा से एनवायरनमेंट की ओर, नीचे पृथ्वी की धरातल की ओर री रेडिएट करती है। इन्हीं से तापमान बढ़ रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, मैं इन रेडिएशन को डिक्रीज कर दूं कैसे ना कैसे करके, तो कुछ बातचीत हो सकती है। हाँ, फिर तो कुछ फायदा पड़ सकता है, कुछ फर्क जो है वो पड़ सकता है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, या तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट को कम कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और विल ट्राई टू लिमिट द अमाउंट ऑफ द सनलाइट। जो सूरज से लाइट पृथ्वी तक पहुंचती है ना, उसको हम डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब सूरज से लाइट ही कम आएगी तो ऑब्वियस बात है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी नहीं हो पाएगा, है ना। सो बोथ दीज थिंग्स विल गो साइमल्टेनियसली, साथ बाय साथ चलती है आपका। चलिए, इट इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट। अब जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेलिब्रेट प्लांट स्केल, पूरे प्लैनेट के ऊपर डेलिब्रेट प्लैनेट स्केल इंटरवेंशन टू काउंटरएक्ट द ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, कि बड़े पैमाने पर पृथ्वी के लेवल पर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिससे ग्लोबल वार्मिंग का विपरीत प्रभाव शुरू हो जाए, यानी कि ग्लोबल आपका कूलिंग स्टार्ट हो जाए, या जिससे ग्लोबल जो वार्मिंग है वो क्या होने लग जाए, आपकी रिटार्ड करने लग जाए। तो उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जियो इंजीनियरिंग। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। सर ज्योग्राफी ऑप्शनल कब होगा, बिशन बोरा, पहले प्रीलिम्स क्लियर करो, उसके बाद मुझे दिखाओ कि सर मेरा पीटी क्लियर हो गया है। मेरे को आप दिखाओ, रोल नंबर स्लिप भेजो कि यू आर कॉल्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, एंड देन वी विल थिंक अबाउट दिस ज्योग्राफी एग्जाम, ऑप्शनल एग्जाम। तब हम सोचेंगे कि ज्योग्राफी की ऑप्शनल की क्लास बिशन बोहरा के लिए कब से स्टार्ट करें, है ना। एक बच्चा है नहीं यार, उसके बल आप क्या सब चाहते हो कि हम क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी जो बच्चे प्रीलिम्स के, बात ये क्लास वो होगी जो क्राउड होगा, मैक्सिमम क्राउड होगा, ठीक है। थोड़ा तसल्ली किया करो, प्रीलिम्स हुआ नहीं है, अब आपको मेंस का चाहिए। कल को ये मत बोल देना मुझे इंटरव्यू की क्लास दे दो सर जी हमें अभी यहाँ से, पहले लाइक प्रीलिम्स क्लियर करो, इतने उतावले मत हो यार, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। आप ये क्यों मतलब ऐसी कोशिश करते हो कि यार आप जबरदस्ती में जो आपके स्टेप्स हैं वो आप उनको ओवर मतलब क्रॉस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। धीरे धीरे करते हैं सारी चीज़ों को, जल्दी क्या है, आप कहीं जा रहे हो नहीं, मैं भी नहीं जा रहा, ठीक है। जिस दिन आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा उस दिन करेंगे ना मेंस की तैयारी, कौन मना कर रहा है। बट पहले दोस्तों मेंस जो है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी तो आप मेंस में जा पाओगे। बात आई समझ में आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीलिम्स से लड़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करो बोहरा साहब, उसके बाद में जरूर आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं जरूर बैच स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। थोड़ा एडवांस मत चलो, है ना, साथ साथ चलते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, ओके। सो जियो इंजीनियरिंग वह तकनीक है जो जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से सीधा निपटने के लिए बनाई गई है। आमतौर पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO को हटाकर, मतलब या तो CO2 को कम कर दो, या आप क्या कर दो, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी मात्रा को कम कर दो, ठीक है, सीमित कर दो। दोनों ही तरीकों से आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल जो क्लाइमेट है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं जियो इंजीनियरिंग। इसमें ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए जानबूझकर ग्रह पैमाने पर हम हस्तक्षेप करते हैं, पूरे प्लेनेट लेवल पर हम क्या करते हैं, इंटरवीन करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हे भगवान, सोनम बुक की जरूरत है आपको लगता है? इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूं मैं, पागल हो रखा हूं इतने बढ़िया कंटेंट दे दे के, और फिर आप पूछ रहे हो कि सर बुक, रेफरेंस बुक बता दो। इसकी रेफरेंस बुक ना सब लोग शंकर IAS की बुक पढ़ते हैं, आप पढ़ लो, लेकिन अगर उस बुक में इतना मिल जाए, अगेन मैं बोल रहा हूं, मेरे को आके बता देना, ठीक है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, एंड अगर आपको बुक ही पढ़नी मैं छोड़ देता हूँ ना, क्लास अपन बंद कर देते हैं, बुक से पढ़ते हैं।
भरोसा करो, मैं क्या कह रहा हूँ, बेस्ट इन क्लास कंटेंट दे रहा हूँ, बेस्ट इन क्लास कंटेंट। ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा, थोड़े दिन रुको। ठीक है, थोड़े दिन रुको। अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है उसमें टॉप एजुकेटर में जब आप मेरा नाम देखोगे तब आपको यकीन होगा कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है। ठीक है, बहुत जल्दी ये चीज़ आप देखने वाले हो, डोंट वरी। ठीक है, अनअकैडमी की जो टॉप एजुकेटर यूपीएससी कैटेगरी के अंदर में आप मुझे देखने वाले हो, है ना। तब आप मेरी बात यकीन करोगे या नहीं करोगे, है ना, तब तो करोगे ना। मैं कह रहा हूं बेस्ट इन क्लास कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ ना एक काम करो, यहां अपनी प्रेजेंस 100% करो। ये चैट के अंदर बात मत करो, यहां बात चल रही है कि वो हो गया, ये हो गया, फलाना, तुम नहाए हो नहीं नहाए हो, फलाना। मैं नहा के आया हूं बट बिना नहाया लग रहा हूं, पता क्यों? क्योंकि बाल इतने बड़े हो गए हैं ना कि इसके चक्कर में, सो प्रॉब्लम है। फोकस करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेस्ट इन क्लास कंटेंट है, इससे अच्छा कोई कंटेंट नहीं दे सकता। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, आप कहोगे कि सर देखो अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चा, जो एक भी बच्चा मेरी क्लास देख रहा है ना, उसको कुछ उठाने की जरूरत ना पड़े, उसको कोई किताब खोलने की जरूरत ना पड़े, उसको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत ना पड़े, उसको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। दूसरे बच्चे जो अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं वो वीडियो देख के यहां जरूर आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं इंश्योर कर रहा हूं। आप एक काम करो, शंकर आईएएस की बुक होती है, आप उठाओ, पढ़ो, आप बताना मुझे कि उससे कम कराया मैंने, उससे ज्यादा कराया। जियो इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ उस बुक के अंदर, बट स्टिल हम इतना डिटेल के अंदर उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो थोड़ा भरोसा करो यार। सर मैं मजाक नहीं कर रहा, आज गेम खेल रहा था, बेस्ट एजुकेटर में आपका नाम आया था और कोड भी आया था सब्सक्रिप्शन के लिए, कसम से। अरे बहुत जल्दी अनुराग सर, अनुराग शर्मा, बहुत जल्दी यार। ठीक है, लेकिन याद रखना कोड वो कुछ और ही बताएंगे, वो मेरा कोड नहीं बताएंगे। मेरा कोड क्या है? मेरा कोड है सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी सब मोदी जी की भाषा में बोलते हैं सुमित 10। मित्रों सुमित 10 खास है, बाकी सब जानते हो आप लोग, है ना। मेन बात क्या है दोस्तों, एकदम एनर्जी से चार्ज रहा करो हर टाइम पे, एकदम चार्ज रहा करो, मतलब ऐसे बम रहा करो, एकदम फूटने को तैयार हो एकदम, है ना, ऐसा विस्फोटक मटेरियल रहा करो। एनर्जी यूं दिखनी चाहिए, दिखनी नहीं। पढ़ने का मन करे छुट्टी करो, आराम से बैठो, सो जाओ, लेकिन जब क्लास करने आ गए ना, मुझे एकदम चार्ज चाहिए यहाँ पे। और ये बात मैं इंश्योर कर रहा हूँ ना, ये बात मैं लिख के दे दूँ, सफेद पेपर पे लिख दूँ, ये लो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ आपको इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, लो मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, अब इतना भरोसा कर सकते हो। वैसे मेरे पास मैसेज आते हैं तो मुझे लगता है कि इतना भरोसा तो कर सकते हो। मैं आपको कह रहा हूं मेरी क्लास करो। ठीक है, मेरी क्लास करो। जिस बच्चे ने मेरे को यहां पर YouTube पर और प्लस पे फॉलो कर लिया, भगवान भी उतर के आ गया ना, जितना मैंने कहा तुमने मान लिया, अगर भगवान भी उतर के आ गया ना तो तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। ठीक है, भगवान भी नीचे आ जाए तो आपको रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन को, ये मैं गारंटी दे रहा हूं गाइज, गारंटी। सो गाइज बस इतना पढ़ो ना, आप किसी चीज पे ध्यान मत दो। प्लस जब ऑप्शनल का टाइम आएगा मैं ही रहूंगा ऑप्शनल, मैं ही ऑप्शनल, तब मैं ऑप्शनल भी इतना ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ी सी प्रोसेस है, उसको करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? चलिए, नहीं क्लास सब देखो यार विक्की, ऐसा मत करो, क्लास सबको देखने दो, बट हाँ मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं। देखो आपको ऐसा कोई मिलेगा नहीं, बट मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बिल्कुल मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं होगा। अब और क्या चाहिए? ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा, सिंपल बात मैं बोल रहा हूं। तो जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज बेस्ट इन क्लास कंटेंट, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज का कंटेंट देखो फिर बताना आप। ठीक है, चलिए, टाइप ऑफ जियो इंजीनियरिंग, कितने टाइप की जियो इंजीनियरिंग होती है मैंने बताया ना। जियो इंजीनियरिंग क्या है भाई, ग्रह स्केल पर, पूरे ग्रह स्केल पर हमने जानबूझकर हस्तक्षेप किया, जानबूझकर, नोइंगली हम इंटरफेयर कर रहे हैं। क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? कि जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जिससे टेम्परेचर बढ़ा है, हम चाहते हैं उस टेम्परेचर बढ़े हुए को क्या कर दे, डिक्रीज कर दें। कैसे कर पाओगे? हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करने पड़ेंगे। वो जो हस्तक्षेप करोगे उसी को बोलेंगे जियो इंजीनियरिंग। क्या बोलेंगे गाइज? जियो इंजीनियरिंग। अब जियो इंजीनियरिंग दो प्रकार की, टाइप ऑफ जियो इंजीनियरिंग, देयर आर 2 टाइप ऑफ जियो इंजीनियरिंग। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। आप कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दो, आप एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दो।
ठीक है, एक काम ये कर सकते हो। कैसे हटाओगे मैं बताऊंगा ना, प्रोसेस कैसी है। आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड हटाओगे ना दोस्तों, तो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर में जो ग्रीन हाउस गैस उपस्थित हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस उपस्थित है वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और जब वो रिड्यूस हो जाएंगी तो ग्लोबल वार्मिंग जो है अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लिमिट द अमाउंट ऑफ द सनलाइट। मैंने क्या बोला आपको भाई, मैंने आपको बोला भाई सूरज की किरणें जब आपका, सॉरी दिस इज अर्थ मैं कह रहा हूं जब सन की किरणें आती है ना पृथ्वी तक, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब वो टकरा के जाती है ना, तो बीच में हमारे पास क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है, इनको रोक लेता है, अंदर ही छोड़ देता है, जाने नहीं देता। सूरज की किरणें आ रही थी, जाती नहीं है, वो अंदर ही भेज देता है। लेकिन अगर हम क्या करें, हम कुछ ऐसा करें कि सूरज की किरणें ही आनी बंद हो जाए, ठीक है, हम कुछ ऐसा करें कि सूरज की किरणें आनी बिल्कुल बंद नहीं हो जाए, पहले से कम हो जाए, तो ना किरणें अंदर आएंगी, ना इसको ये रोकेगा और ना गड़बड़ होगी। समझ में आई बात, नहीं आई, दोबारा बता रहा हूं भाई, सूरज की किरणें धरती तक आती हैं, धरती से टकरा के वापस जाती है, इनको जाने वाली किरणों को हम बोलते हैं आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थलीय किरणें, स्थलीय विकिरणें। इन स्थलीय विकिरणों को हमारी जो ग्रीन हाउस गैस होती है, जो एनवायरमेंट में उपस्थित होती है, वो क्या कर लेती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसके बाद वो उसको रीरेडिएट करती है। तो ये तो ठीक है, तो या तो आप ग्रीन हाउस गैस को कम कर दो पहली चीज, या दूसरा आप क्या कम कर सकते हो, सूरज से आने वाली लाइट को ही कम कर दो ना। जब ना रहेगी बीन, ना बजेगी बांसुरी। भाई जब लाइट आएगी नहीं पृथ्वी पर, जब सूरज की किरणें धरती तक आएगी नहीं, तो ये क्या एब्जॉर्ब करेगी, है ना। तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर दो भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के कम कर दो, और या क्या कर दो, सूर्य से आने वाले प्रकाश को कम कर दो। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, दोनों ही केस में आपका ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसके प्रभाव रिड्यूस हो जाएंगे। ये बात जो मेरे साथ हैं दोस्तों वो फटाफट से यस करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो नो करेंगे, जो समझ में आ रहा है मेरे को थम्स अप करेंगे, ताकि मैं समझ पाऊं कि क्लास आपको समझ में आ रही है। और गाइज एक छोटी सी तो रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो लाइक कर दो यार, बस और कुछ नहीं चाहिए, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। शेयर करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, डायरेक्ट पर्सनल मेंटरिंग 1-to-1, ठीक है, जूम कॉल से बात करेंगे अपन, आपकी समस्या मैं सुनूंगा, समस्या उनकी जो बच्चे काम करेंगे, अनअकैडमी मेरे को चूज करके वो बच्चे देंगे, मैं उनके साथ में बातचीत, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं चाहूं तो मैं सबसे कॉल कर लूं, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी जरूर करेंगे हम। टेलीग्राम के ऊपर मेरे से जुड़ो यार, टेलीग्राम के ऊपर हम ऐसा करेंगे कि 10-10, 15-15 बच्चों के साथ हम सेशन करेंगे, उस सेशन के अंदर हम जूम कॉल जो है वो डायरेक्ट हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, आपका लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ द सनलाइट। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात क्या की, हमने पहले बात की दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल से। अब मैं दोनों टेक्निक्स के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है भाई। हम बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक जिनके द्वारा हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं, पहला। दूसरा, हम ऐसी चीजें बात करेंगे जिससे हम सूरज के आने वाली किरणों को हम कम कर सकते हैं। तो दोनों हेड में बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड को कम कैसे कर सकते हैं हम। इसमें पहला जो रूल है उसको बोलते हैं हम ओशियन फर्टिलाइजेशन। ओशियन फर्टिलाइजेशन क्या होता है समझना पड़ेगा दोस्तों, इसको ध्यान से देखो। ओशियन जो होता है, मैंने पहले ही बताया था, दुनिया का 60% जो CO2 है वो डायरेक्टली कहां पर है आपका, वो ओशियन के अंदर है, ठीक है। इसलिए ओशियन को हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, ओशियन को हम बोलते हैं कार्बन सिंक, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक। 60% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज डायरेक्टली स्टोर्ड बिलो द ओशियन। समुद्र के अंदर में स्टोर होती है, कितनी, 60% कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे, आपका ओशियन में। कैसे स्टोर होती है आपको पता है, आपको पता है, देखो ये ओशियन है तो ये हवा है, एयर है इधर। सो हवा और ओशियन का जो एयर वाटर इंटरफेस होता है ना, इससे पहला तो इससे होती है। दूसरा भाई इसके अंदर भी तो बहुत सारे क्या होते हैं आपके, बहुत सारे जीव होते हैं ना, जू प्लैंकटन, मछली वगैरह, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज करते हैं। सो दुनिया का 60% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है दोस्तों, आपका सिर्फ और सिर्फ ओशियन के अंदर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन हम ओशियन में कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करता है, जो हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जैसे अगर मैं बात करूं आपका लैंड पर, टेरेस्ट्रियल स्थल पर कौन पे यूज करते हैं, ट्री, पेड़। अब समुद्र के अंदर में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं उनको दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन। बताया हुआ है, अब नहीं जो ध्यान से पढ़ेगा मेरे बस की नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, दे विल
विल यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, सूरज का प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या बनाते हैं आपका दोस्तों, अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और एज अ बाई प्रोडक्ट वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। यही तो होता है। तो अगर मैं किसी तरीके से ऐसा करूं कि मैं फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ा दूं, समुद्र के अंदर मैं फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ा दूं, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई जितने ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन होंगे, मैं जितने ज़्यादा पेड़ लगा दूंगा उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ एब्जॉर्ब करेंगे, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड या एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ही जो आपके एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो ये क्या होगा दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओशियन फर्टिलाइजेशन। हमने किसी भी तरीके से समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर में फाइटोप्लैंक्टन की संख्या को बढ़ाना है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को आप बढ़ाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा कंजम्पशन होने लगेगा, और जब कंजम्पशन ज्यादा होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी, है ना। अब ये कैसे कर सकते हैं पता आपको, ये फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, हमने इनकी एफिनिटी देखी है टुवर्ड्स द आयरन। अगर लोहा समुद्र के पानी में हो, आयरन अगर होता है, तो फिर फाइटोप्लैंक्टन जो है ना वो ज्यादा बनते हैं। अगर आयरन कंटेंट ज़्यादा हो, आयरन नेल्स ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे कोई टूटी फूटी शिप्स हैं, ठीक है, शिप है कोई टूटी फूटी, कबाड़ हो गया और वो मतलब टूट गई और जाके वो सिंक कर जाती है, नीचे समुद्र में बैठ जाती है, तो उसमें जो आयरन कंटेंट है ना, उसके आसपास आपका फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, हमने ऐसा सोचा कि अपन ऐसा ही करते हैं। हम क्या करते हैं, हम फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उनको उगने के लिए दे नीड्स आयरन टू ग्रो। हमने देखा फाइटोप्लैंक्टन्स नीड्स आयरन टू ग्रो। भाई फाइटोप्लैंक्टन को क्या चाहिए, आयरन की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से हम आर्टिफिशियली आयरन का कंटेंट बढ़ा देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, पानी में आयरन के नेल्स डाल देंगे, है ना, उस आयरन के आसपास फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेंगे तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और जब ये मरेंगे भी, फाइटोप्लैंक्टन मरेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा जो उनका डेड बॉडी है वो जाके कहां पर, आपका ओशियन बॉटम में स्टोर होगा। ओशियन बॉटम में स्टोर होगा तो इसके ऊपर कई बार मिट्टी विट्टी जमा होती है, सेडिमेंटेशन, तो ये क्या होता है, लॉक हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर लॉक हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाएगा, वो डायरेक्ट साइकिल में नहीं आएगा, वरना अगर ये तुरंत गल जाएंगे तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इसने एब्जॉर्ब किया था उतना ही जब ये डिकम्पोज होगा तो बैक्टीरिया उतना ही बना देंगे वापस। लेकिन होगा क्या, जब ये डेड होंगे तो ये जाके समुद्र की तलहटी में बैठ जाएंगे, वहां पर मिट्टी विट्टी इनके ऊपर गिर जाती है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट सेडिमेंटेशन यहां पर फिर नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता दोस्तों, ये नॉर्मल साइकिल से बाहर हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? ठीक है, सो कार्बन ओशियन फर्टिलाइजेशन, सिंपल बात है कि हम ओशियन के अंदर में क्या डाल देंगे, आयरन डाल देंगे। आयरन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन की मदद करते हैं, आयरन की मदद से फाइटोप्लैंक्टन अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जब हमने आयरन बढ़ा दिया तो फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उनका अवशोषण के बाद में वो क्या बनाते हैं दोस्तों, वो अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। ठीक है ना, अपना कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके फाइटोप्लैंक्टन होंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज नोन एज द ओशन फर्टिलाइजेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है, जैसा समझना है समझ लेना। समुद्र में लोहे की मात्रा बढ़ाने से फाइटोप्लैंक्टन की आबादी बढ़ जाती है, जिससे CO2 जो है उसका कंजम्पशन अधिक हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन को विकसित होने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल ट्री। देखो ट्री तो एक नॉर्मल चीज है, पेड़ तो आप जानते ही हो दोस्तों क्या होता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट है, क्या होता है अभी बताता हूं। सो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्री। आर्टिफिशियल ट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, आर्टिफिशियल ट्री का मतलब क्या है, आपको पेड़ पौधे लगाने आर्टिफिशियल। ठीक है, देखो पेड़ क्या करता है, आप मुझे बताओ, पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से जो उसको क्या कर लेता है, आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। यही तो करता है पेड़, क्या करता है दोस्तों, यही तो करता है पेड़, हाँ या ना, जल्दी बताओ। पेड़ क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, यही तो करता है। ठीक, अब मैं कुछ ऐसी चीज कर दूं, ठीक है, कोई ऐसी चीज मैं लगा दूं जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को उसी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको हम बोल देंगे क्या, आर्टिफिशियल ट्री। अब वैसे कोई पेड़ वेड़ नहीं होते, बट हम ऐसा कुछ करते हैं। क्या करते हैं मैं बता देता हूं। आर्टिफिशियल ट्रीज इसेंशियली वुड बी अ सीरीज ऑफ स्टिकी रेसिन कवर्ड फिल्टर्स दैट वुड कन्वर्ट कैप्चर्ड CO2 टू द कार्बोनेट कॉल्ड सोडा एस। इसमें हम पता क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, ये स्टिकी मतलब चिपचिपे होते हैं, रेसिन कवर्ड फिल्टर होते हैं।
एक फिल्टर टाइप के होते हैं, जैसे एसी के पीछे देखा ना हमने फिल्टर देखा है, ऐसे फिल्टर होते हैं। इन फिल्टर से क्या होता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज पास होगी ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे और उसको किस में बदल देंगे, कार्बोनेट सोडा के अंदर, जिसको बोलते हैं हम सोडा एस। अब ये सोडा एस जो है ना, इसको हम समय समय पर पीरियोडिकली साफ करते रहेंगे, इसको धोते रहेंगे, वॉश ऑफ कर देंगे वहाँ से। समझ में आ रही बात? सिंपल है यार, एक फिल्टर बना लिया हमने, चिपचिपा फिल्टर है, रेसिन कवर्ड फिल्टर है, जिससे जब भी हवा पास होगी ना, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पकड़ लिया जाएगा, उसको वो कैप्चर कर लेगा, पकड़ के उसको किस में बदल देगा, कार्बोनेट, जिसको हम बोलेंगे सोडा एस। बदल दिया, ठीक है, बस इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्री। भाई पेड़ भी तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, उससे क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। ये ग्लूकोज नहीं बना रहा, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के कार्बोनेट बना रहा है, कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सोडा एस। ठीक है, पीरियोडिकली धीरे धीरे समय समय पर हम इसको हटा देते हैं, धो देते हैं फिल्टर से, और हम इसको सोडा एस को कलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से रिलीज हो जाती है। समझ में आया? बहुत आसान चीज़ है यार। कृत्रिम पेड़ अनिवार्य रूप से चिपचिपे राल से ढके हुए फिल्टर होते हैं। चिपचिपी राल होती है, इनमेरेसिन्स होती हैं, उनसे ढके हुए फिल्टर हैं। ठीक है, ये ढके हुए फिल्टर क्या करते हैं, CO2 को कैप्चर कर लेते हैं और सोडा एस में बदल देते हैं। ठीक है, समय समय पर ये जो सोडा राख है उसको फिल्टर से धो लिया जाता है और इसका भंडारण करके इसको एक जगह पे एकत्रित कर लिया जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। स्क्रबर, स्क्रबर का मतलब क्या होता है, स्क्रब यूज करते हो ना फेस के ऊपर, क्या करते हो आप, डेड स्किन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हो। भाई स्क्रबर का हम इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव द डेड स्किन फ्रॉम आवर फेस। भाई आप अपने चेहरे की सुंदरता बनाए रखने के लिए स्क्रबर होता है, उसमें क्या होता है ना कि वो वॉलनट के या उसके कुछ रेशे होते हैं, जब आप स्किन के ऊपर रगड़ते हो तो डेड स्किन बाहर आ जाती है। स्क्रबर भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, स्क्रबर में भी क्या करते हैं हम, कुछ ऐसा ही करते हैं। देखो मैं बता देता हूं क्या करते हैं। स्क्रबर में हम स्क्रबिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं, बस कुछ नहीं होता, इन स्क्रबिंग टावर से एयर को पास किया जाता है, हवा को निकाला जाता है। अब जब हवा निकलती है ना, उस टाइम पे इस पर बहुत सारे और भी केमिकल थ्रो किए जाते हैं। मैं कह रहा हूं एक टावर है मेरे पास, ये एक टावर है, इसमें से मुझे हवा को पास करना है, मैं इसमें से किसको पास कर रहा हूं, एयर को पास कर रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ में मैंने यहां स्प्रेयर लगा रखे हैं और इन स्प्रे में से बहुत सारे केमिकल निकल रहे हैं, हवा निकल रही है ऐसे, यहां से निकल रही है, ऊपर निकलनी है। अब मैंने यहां पे क्या लगा रखे हैं, बहुत सारे आपके स्प्रे, छोटी छोटी नोजल लगा रखी हैं, यह क्या कर रही हैं, अलग अलग केमिकल यहां पे छिड़क रही हैं, केमिकल छोड़ रही है इसमें, केमिकल स्प्रे कर रही है। अब होगा क्या, इन द स्क्रबिंग टावर एयर वुड बी फनल्ड इनटू अ लार्ज कन्फाइंड स्पेस विच इज विद इन द टावर बाय द विंड ड्रिवन टर्बाइंस। हमने विंड ड्रिवन टर्बाइन से यहाँ पे हम हवा को गुजार रहे हैं। अब हवा को गुजार रहे हैं तो क्या हो रहा है, हवा के साथ साथ हम बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो हैं, रासायनिक यौगिक जो हैं, वो भी हम उस पर स्प्रे कर रहे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से हम सोडियम, देखो हवा हम निकाल रहे हैं ऐसे यहाँ से, ये बड़ा टावर है मेरे पास। ठीक है, एयर टरबाइन की मदद से हम हवा को गुजार रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या है, मेरे पास यहाँ पर ये आपके फवारे लगे हुए हैं, इन फवारों में से हम सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गुजार रहे हैं। अब सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब यहाँ से गुजरेगा, हवा में मिलेगा, हवा में जब ये मिल जाएगा तो दोस्तों ये हवा के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये कार्बोनेट बना देगा। ये हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, और पानी बना देगा। समझ में आ रही बात? दीज केमिकल वुड रिएक्ट विद द CO2 इन द एयर एंड फॉर्म कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स एंड वाटर, एंड दीज बाई प्रोडक्ट कुड बी देन बी पाइप्ड इनटू द सेफ स्टोरेज लोकेशन। बन गया। अब देखो सिंपल बात है, क्या कह रहा हूं मैं आपको, दोबारा बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बस ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान जो है चैट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी रीमा का ध्यान कहीं और हो और हिरांजन का ध्यान कहीं और हो। ध्यान दो, नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो बच्चे का नाम मेरे को याद रहता है, इसलिए बोल दूंगा। ऐसा नहीं है, हिरांजन जो है मुझे पता है बहुत ही सीरियस, सारे बहुत सीरियस स्टूडेंट हो यार, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बट जिस बच्चे का नाम याद रहता है हम बोल देते हैं। ये हवा पास कर रहे थे, एक ये मेरे पास एक चैम्बर है ना, ये चैम्बर है, इससे हम हवा पास कर रहे थे। अब मैंने यहाँ पर साइड में ना ठूटी लगा रखी है, इनमें से क्या हो रहा है, केमिकल निकल रहा है, क्या, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या निकल रहा है। ठीक है, कौन कौन से दो केमिकल यहां से निकल रहे हैं आपका दोस्तों, यहां से आपके दो केमिकल निकल रहे हैं, जिसका हम बात कर रहे हैं। आपका पहला क्या निकल रहा है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या निकल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल रहे हैं। अब इनसे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ द कार्बोनेट। अब इन कार्बोनेट को हम अलग इकट्ठा कर लेंगे, बात बन जाएगी। समझ में आई बात? इनको हम क्या बोलते हैं, आपका स्क्रबर, क्या बोलते हैं इनको, स्क्रबर। ठीक है, ये प्रोसेस है, स्क्रबर कहलाती है। अगली हम बात करते हैं स्पेस रिफ्लेक्टर। ठीक है, स्पेस रिफ्लेक्टर क्या होता है गाइज, एक सेकेंड मेरे को देना, जस्ट 1 मिनट।
चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं हम फटाफट से स्पेस रिफ्लेक्टर के बारे में। ठीक है, स्पेस रिफ्लेक्टर क्या है मैं बता देता हूं दोस्तों। यार नीरज सर क्लास नहीं ले पाएंगे आज, थोड़ा सा उनका इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो अपन आपकी क्लास को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड हो जाएगी। हम बहुत तेज कर रहे थे, है ना, बट अब जो है थोड़ा सा हम स्पीड को धीमा करेंगे और 3 बजे भी अपनी क्लास होगी। 3 बजे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ओजोन डिप्लेशन। आज आपकी कमान मेरे हाथों में है। ठीक है, आज आप फंस गए हो यार लंबे। आप भी सोच रहे हो सर कितना खाम खा बोर कर देते हो आप लोग, आप में ना, बट चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत बोर होना पड़ेगा। एग्जाम का समय पास आ गया है तो स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, आपको काम भी अच्छे से करना पड़ेगा। स्पेस रिफ्लेक्टर क्या होते हैं दोस्तों? स्पेस रिफ्लेक्टर जो है ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। स्क्रबर आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे बताइए, स्क्रबर आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रबिंग क्या है? इन स्क्रबिंग टावर मेथड, जो हवा है मुख्यतः उसको हम एक स्क्रबर से, एक टावर से निकालते हैं और उस हवा में हम क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारे केमिकल हम इंजेक्ट करते हैं, बहुत सारे केमिकल छिड़कते हैं इस हवा पे, चलती हुई हवा पे, है ना। इस हवा के अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं? यहाँ पर होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे आपके यहाँ पर होते हैं मिनरल्स, केमिकल्स होते हैं। ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं, हवा के साथ मिलेंगे, एयर के साथ मिलके ये क्या बना देंगे आपका दोस्तों, कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन। ये कार्बोनेट बना देंगे, वो कार्बोनेट इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बोनेट को हम इकट्ठा कर लेंगे, अब हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर होगी। इसको बोलते हैं हम स्क्रबर। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रबर। ठीक है, स्क्रबिंग टावर विधि, इसी को हम बोलते हैं स्क्रबिंग टावर विधि। आ गया समझ में? चलो आईएएस आपको समझ में आ गया, आईएएस सभा लवी, चलिए आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों स्पेस रिफ्लेक्टर की। देखो, स्पेस रिफ्लेक्टर से पहले मैं चाहूंगा आपको मैं कुछ टेक्नोलॉजी और बताऊं, है ना। स्पेस रिफ्लेक्टर से पहले मैं चाहता हूं हम आगे वाली टेक्नोलॉजी देखें, लाइक कार्बन बरियल देखते हैं। बरियल का मतलब क्या है? किसी चीज को दबा देना। ठीक है, क्या करना? कार्बन बैरियल। बैरियल जो है इट्स लाइक सेम एज जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। याद है आपने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन बैरियल के अंदर या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर में जितना भी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं अंडर द जियोलॉजिकल रॉक्स। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना भाई, कोई गुफा है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा वहाँ से, है ना। एनवायरनमेंट से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लिया, है ना। इंडस्ट्रीज से, अलग अलग जगहों से जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हम कलेक्ट कर सकते थे, वहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके हमने क्या किया, जो जियोलॉजिकल रॉक है ना, जो पर्टिकुलर एक अच्छा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और उन चट्टानों के बीच में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट कर दिया। या तो कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों के बीच में कर देंगे या समुद्र में इंजेक्ट कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, जाके एक बार आप देख लीजिए। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस विधि को हम बोलते हैं कार्बन बरियल। बेसिकली कार्बन को हमने दबा दिया है, बरी कर दिया है, हमने अंडरग्राउंड उसको दबा दिया है, कार्बन को हमने दफना दिया है। नहीं आई बात समझ में भाई? मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अपने आसपास हो रही है, उन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रही होगी ना, निकल रही है सर, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक बार कैप्चर कर लो, उसको पकड़ लो। अब ये कैसे करें? सो इसके लिए बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेसिपिटेटर हमारे पास होते हैं, जिनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैच कर लेते हैं, हवा में से उनको अलग कर लेते हैं। पकड़ लिया, अलग कर लिया, उसके बाद या तो उसको इंजेक्ट कर दो, कहां पर? ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर इंजेक्ट कर दो, या उसको क्या करो आप, जो जियोलॉजिकल रॉक्स हैं, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं, बहुत सारी गुफाएं खाली पड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि जब से हमारे गुफा वाले बाबा गए हैं, गुरमीत राम रहीम, तो गुफाएं खाली पड़ी हैं, तो उन गुफाओं के अंदर आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कितने भक्त हैं गुफा बाबा गुरमीत राम रहीम के? जब से गुरमीत बाबा, गुफा वाले बाबा गए हैं, बहुत सारी गुफाएं खाली पड़ी हैं, तो हम उन गुफाओं के अंदर क्या कर सकते हैं? कार्बन का बरियल कर सकते हैं। समझ में आई बात? मुद्दा समझ में आया क्या है? चलिए, दिस इज, अब आते हैं दोस्तों बायोचार प्रोडक्शन। बायोचार प्रोडक्शन में क्या है? इसमें हम चारकोल बना लेते हैं दोस्तों, है ना। देखो, आपको याद हो तो मैंने 2 प्रोसेस पढ़ाई थी, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में करा रहा था, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक तो होता है इंसिनरेशन और दूसरा था प्रायोलाइसिस। मुझे पता है आपको कतई याद नहीं होगा, ऐसे अच्छे काम आप नहीं करते हो, ठीक है, आप नहीं करते हो ऐसे काम। कितने बच्चों को याद है ईमानदारी से? अगर ये प्लस क्लास होती ना, ठीक है, यदि ये क्लास हमारी अनअकैडमी पे चल रही होती तो अभी मैं आपसे पोल करवा लेता, पता चल जाता। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द, ठीक है, अपने जो ये प्लेटफॉर्म जो है वो अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर में हम आने वाले हैं। टॉप एजुकेटर समझ रहे हो, मतलब ऑल इंडिया में टॉप एजुकेटर, मतलब हम यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी नंबर 1 रहेंगे और हम अनअकैडमी पे भी नंबर 1 रहेंगे। ठीक है, और इसी खुशी में मैं वहाँ पे प्लस की स्पेशल क्लास, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, मैं
पूरे एनवायरनमेंट का जो हम कर रहे हैं ना इकोलॉजी, इसका एक पार्ट मैं वहीं कराऊंगा, जिस उसका फ़ायदा क्या होगा, देखो आपका एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है, यूट्यूब से पीडीएफ आपको मिल नहीं पाती है, तो वो क्लास आप वहाँ पे करोगे। मैं सोच रहा हूँ क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन है, वो मैं वहीं करा दूं। फायदा क्या होगा, एक तो आप वहाँ क्लास देख पाओगे, दूसरा आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि पीटी पास आ गया, आपके पास इतना टाइम है कि नोट्स बना लो, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। तो वो क्लास कब होगी उसका टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। मैं सोच रहा हूँ पूरी क्लास अनअकैडमी पे मैं वो फ्री कराऊँ आपको, एक स्पेशल क्लास में लेके आ जाऊँगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पर मेरे को ज्वाइन करना है। 8 से 9 ऑलरेडी ये क्लास चल रही है पॉलिटी की, ज्वाइन कर लो यार, ज्वाइन करो, ठीक है, ज्वाइन करो आप, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे, ठीक है। बाकी पेड सब्सक्रिप्शन में, पेड में तो क्लासेस चल ही रही है, बट ये फ्री क्लास भी मैं वहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको नोट्स, क्योंकि देखो समय कम है, मैं भी जानता हूँ समय का अभाव है, तो आप नोट्स नहीं बना सकते। सो यूट्यूब पे तो नोट्स दिए नहीं जा रहे अभी, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है ना, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाती है आपको। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर मैं लेके आऊँ। हाँ, टेस्ट भी कराएंगे दोस्तों, शानू वहाँ पर टेस्ट भी करेंगे हम, तब सही रह गए सर। ये क्या लिख दिया आपने खुशबू, समझ में नहीं आया मेरे को। सर प्लीज़ टॉक लेस डिस्ट्रैक्शन। ओके ओके नौशीन मलिक, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ, कान पकड़ता हूँ, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान, माफ़ कर दीजिए मुझे, ठीक है। बता रहा हूँ यार, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है आप लोगों को, इतना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो सही में। चलो, बायोचार प्रोडक्शन क्या होता है, दो प्रोसेस अगर आपको याद हो तो, एक तो प्रायोलाइसिस होती है और एक होता है इनसिनरेशन। इनसिनरेशन में क्या होता है, इनसिनरेशन में हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप किसी भी चीज को जलाते हो ना, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मतलब उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। प्रायोलाइसिस में क्या करते हैं हम, प्रायोलाइसिस में बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति हम कचरे को जलाते हैं। उससे क्या होता है, जो कचरा अगर आपको बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो पूरा जो कचरा है वो चारकोल में बदल जाता है। किसमें, चारकोल में, ठीक है, टार में बदल जाता है, बायोचार उसको बोलते हैं, बायो चारकोल, ठीक है। ये बायो चारकोल जो होता है ना दोस्तों, आप इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे, एक तो खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो आप पेड़ों के लिए, पहली बात, और दूसरा ये इस्तेमाल हो सकता है किसके रूप में दोस्तों, क्योंकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी आपने लॉक कर दी किसमें, चारकोल में, तो ये एक अच्छा मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना दोस्तों, एटमॉस्फेयर से निकालने का। सो दिस इज बायोचार प्रोडक्शन। बायोचार प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ द बायोचार, अ टाइप ऑफ चारकोल, एक प्रकार का चारकोल है, चारकोल देखा ना रोड बनाते टाइम पे वो डालते हैं, दैट इज चारकोल, है ना। सो प्रोडक्शन ऑफ बायोचार इज अ टाइप ऑफ चारकोल मेड फ्रॉम द एनिमल वेस्ट एंड द प्लांट रेजिड्यू। किससे बनाया जाता है, एनिमल वेस्ट से, और जो प्लांट होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनके बचे हुए पदार्थों से बनता है। जैसे वुड हो गया, लकड़ी से बनता है, लकड़ी के चिप्स हैं, लीव्स होते हैं, जो हस्क होती हैं, उनसे बनता है ना। और इनको हम क्या करते हैं, कैन सेक्वेस्टर कार्बन बाय सरकमवेटिंग द नॉर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। देखो अगर डिकम्पोजिशन, विघटन अगर आपका साधारण हुआ, देखो मैंने क्या बोला, ट्री है, पेड़ है, पेड़ अगर डेड हो गया, मर गया, तो इसका क्या होगा दोस्तों, डिकम्पोजिशन होगा, यस और नो। भाई जब डिकम्पोजिशन होता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, O2 का इस्तेमाल करते हैं, O2 को वो कंज्यूम करते हैं और वो क्या बनाते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो अगर आप नॉर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे तो ऑक्सीजन यहाँ से भी खर्च होगी और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी होगी। लेकिन बायोचार में क्या होता है, आप ये जो सारा आपका डिकम्पोजिशन है, ये डिकम्पोजिशन कराओ, विघटन कराओ, बट आप O2 लेस एनवायरमेंट में कराओ, O2 होना ही नहीं चाहिए, O2 डेफिशिएंट एनवायरमेंट में, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें जो बनेगा ना उसको हम फिर बोलते हैं बायोचार, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है आपका दोस्तों, इट कैन सेक्वेस्टर कार्बन बाय सरकमवेटिंग द नॉर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस और एक्टिंग एज एन फर्टिलाइजर टू एनहांस द सेक्वेस्ट्रेशन रेट ऑफ ग्रोइंग बायोमास। कितनी लोगों को क्लियर है, ठीक है, कितने लोगों को ये चीज क्लियर है या नहीं है। हेलो घर, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, देखो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, है ना, बैक्टीरिया। आपने केला है आपके घर में, केला, आज एक काम करो, केले को बाहर डाल दो, आप 1 दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, 3 दिन 4 दिन के अंदर वो केला पूरी तरीके से सड़ जाएगा। किसने सड़ाया उसको, किसने सड़ाया, डिकम्पोजर ने, सैफ्रोट्रॉप्स ने। छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर में, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको मिट्टी में बदल देंगे। 6-7 दिन, 1 हफ्ते के बाद देखोगे वहाँ केला नहीं बचा, वहाँ मिट्टी बचती है। वही होते हैं डिकम्पोजर, उसी प्रोसेस को बोलते हैं विघटन, ठीक है, डिकम्पोजिशन।
समझ में आया मित्रों या नहीं आया? क्लियर है? अब यही बात है। बायोचार मैंने बताया, नॉर्मली ऑर्गेनिक मटेरियल को जब हम डिकम्पोज करते हैं ना, तो मित्रों हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रो ऑब्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उसको ब्रेक करते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रही है, हाउएवर द मटेरियल वर कुक्ड, अगर इसी प्रकार से उस मटेरियल को हम कुक करें, देखो इंसिनरेशन और प्रायोलाइसिस में थोड़ा ही अंतर है। इंसिनरेशन का मतलब आग लगा देना, जला देना, और इंसिनरेशन प्रायोलाइसिस का मतलब क्या है? किसी चीज़ को तवे पे रख के गर्म करो। अब तवे पे रख के गर्म कर रहे हो तो क्या हो रहा है? नीचे से हीट लग रही है ना उसके ऊपर, ठीक है, आप उसको गर्म कर रहे हो, वो जल रहा है, कुक हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। आप ऐसा मानो ऑक्सीजन हम दे नहीं रहे उसमें, ऑक्सीजन हमने एनारोबिक जो कंडीशन है वो हमने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, आपका हमने ऑक्सीजन रहित कंडीशन वहाँ क्रिएट की हुई है, तो वो होता है क्या? आपका प्रायोलाइसिस। तो बेसिकली अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को प्रायोलाइसिस करते हो, कुक करते हो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, वो डिकम्पोज होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं प्रायोलाइसिस। और प्रायोलाइसिस से क्या होगा दोस्तों? कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी नहीं, पहली बात तो, ठीक है, और जितना भी बल्क में ऑर्गेनिक मटेरियल है वो हार्ड होकर पोरस चारकोल के रूप में स्टोर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? सेक्वेस्टर होगी, एक रूप से दूसरे रूप में आपने कन्वर्ट कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज भी नहीं होगी, आपने कितना अच्छा काम कर दिया। इसी को बोलते हैं दोस्तों आपका सेकंड थिंग, जिसको हम बोलते हैं बायोचार प्रोडक्शन, हिंदी में ये देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए, इंसिनरेशन हाई टेम्परेचर, राकेश दोनों में ही हाई टेम्परेचर होता है, तिवारी साहब दोनों में हाई टेम्परेचर होता है, चाहे इंसिनरेशन हो चाहे प्रायोलाइसिस हो। बात सिर्फ इतनी है, इंसिनरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलती है, ठीक है, एंडोथर्मिक हीट निकलती है। और जो प्रायोलाइसिस होता है, ठीक है, प्रायोलाइसिस के अंदर हम क्या करते हैं? उसको सेकते हैं आंच से, ऑक्सीजन नहीं होता। ये आपकी क्या होती है? आपका दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको। अब मैं पढ़ता हूं दोस्तों सोलर जियो इंजीनियरिंग। सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है? देखो, इसमें हम ऐसा करते हैं, सोलर का मतलब क्या है? मैंने आपको दो तरीके बताए थे। अगर ग्लोबल वार्मिंग को आपको कम करना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग, तो आप क्या कर सकते हो? दो चीज़ें कर सकते हो। पहला क्या कर सकते हो आप? या तो CO2 को क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था? CO2 को रिड्यूस कर रहा था ना। अब क्या कर रहे हो आप? सोलर रेडिएशन को क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को क्या कर दो? आप डिक्रीज कर दो। दोनों ही केस में आप ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर लोगे। नहीं आई बात समझ में? तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे वो तरीके जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हो एनवायरनमेंट में। अभी मैं उन तरीकों की बात करूंगा जिससे दोस्तों आप सोलर रेडिएशन को कम कर सकते हो। लेकिन इसके लिए पहले मैं पीऊंगा वाटर, वाटर पी के आप काम को आगे बढ़ाएंगे। देखो सिमरन गौतम हमसे क्या पूछ रही हैं। सिमरन मैं छोटा सा मजाक करूंगा, बुरा मत मानना। पूरी रात हमने रामायण पढ़ी, सुबह पूछा सीता किसका बाप था, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के तो तरीके पढ़े हमने, ध्यान दो। ये हम क्या कर रहे हैं? ये यही तो किया हमने। देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला? हमने बोला ओशियन फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। ओशियन फर्टिलाइजेशन में क्या होगा भाई? हम फाइटोप्लैंक्टन बढ़ा देंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आपका क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब होगा तो उस केस में क्या होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। तो पहले में CO2 कम कर दिया, ठीक है, बुरा मत मानना सिमरन। दूसरा, आर्टिफिशियल ट्री। हमने क्या किया दोस्तों? हमने कुछ ऐसे फिल्टर लगाए हैं जो कुछ लार वाले फिल्टर हैं, लार कवर्ड फिल्टर हैं। इनसे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाता है और उनको कार्बोनेट यानी कि सोडा एस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कम कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है सिमरन आप शायद किसी और को बता रही थी, आई एम सॉरी।
आर्टिफिशियल ट्री में भी यही किया हमने, है ना। इसके बाद स्क्रबर में क्या हुआ, स्क्रबर में भी हमने यही तो किया है, हमने हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा दिया। कैसे किया मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, अब दोबारा नहीं बताएंगे। ये वो पूछ रहे होंगे जो लेट है, मुझे पता है ये वो बच्चे पूछ रहे होंगे जो लेट आए हैं, ठीक है, टाइम से तो क्लास में आते नहीं है, है ना। अब वो कहेंगे सर हमें पता नहीं था आपकी क्लास इस टाइम हो जाती है। तो गाइज चैनल पे अपडेट रहा करो, देख लिया करो सुबह एक बार किस टाइम क्लास होती है। मॉर्निंग करंट अफेयर आप सब देखते हो, उस टाइम पे देख लिया करो कौन सी क्लास होती है। स्पेस रिफ्लेक्टर अभी हमने किया नहीं है, ठीक है, अभी बताऊंगा। कार्बन बरियल मैंने बताया था, कार्बन को पकड़ो और गुफाओं में जमा कर दो, क्योंकि गुफा वाले बाबा जब से गए हैं तो गुफाएं बहुत खाली पड़ी हुई हैं, वहां कोई कार्रवाई हो नहीं रही, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर दो वहां पे। बायोचार क्या होता है, आप इसमें चारकोल बना रहे हो, बायो चारकोल बना रहे हो आप, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्टर भी हो रही है, ठीक है, और आपका चारकोल भी बन रहा है। इस चारकोल को आप खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उन तकनीकों को जिनसे हम सोलर इंजीनियरिंग बोलते हैं इनको, जियो सोलर इंजीनियरिंग, और इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण में से जो सूर्य की इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो ऊपर से आ रही है उन्हीं को कम कर देंगे हम। समझ में आ रही है, हम जो सूर्य से किरणें हमारे पास आ रही है हम उनको ही रिड्यूस करने वाले हैं, हम उनको ही कम कर देंगे। उनके कम होने से क्या होगा, चलिए वही तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सोलर रेडिएशन हम बात कर रहे हैं, सोलर जियो इंजीनियरिंग समझते हैं। सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है, आप समझ में आया। सिमरन या जो भी सिमरन से पूछ रहा था, जिनको सिमरन बता रही थी, उनको समझ में आई बात या नहीं आई, अभी नहीं आई। सुधीर एक बार चेक किया करो यार, क्लास आजकल देखो सिलेबस खत्म कराना है तो क्लास तो 1 बजे से अपनी चल रही है ना। 1 बजे से 4 बजे तक आज नॉन स्टॉप अपनी क्लास चलेगी। मैं एक बार बीच में थोड़ी देर गायब होऊंगा, है ना, उसके बाद अपनी दोबारा से इस क्लास को लेके हम आ जाएंगे, है ना। सत्यम राणा ये क्या बताया मैंने, आप लेट आए हो ना, ईमानदारी से बताना, माँ कसम है आपको लेट आए हो। ये क्या बताया मैंने, कार्बन को पकड़ेंगे क्या, अरे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हवा को मैं जब पास करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस बात है ना उसमें पास होगी। अब मैंने स्क्रबर लगा रखा है, स्क्रबर में क्या होगा, स्क्रबर के अंदर में उस हवा में मैं कुछ केमिकल छिड़कता हूं, तो वो जो केमिकल के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केमिकल के साथ मिलकर क्या बना देगा, वो कार्बोनेट बना देगा। सिंपल है, वो कार्बोनेट बनाएगा, कार्बोनेट को हम अलग कर लेंगे, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड छट जाएगी, बाकी चीज़ बाहर चली जाएगी। यही तो बात है। अब आप लोगों को पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। ऑसम गर्ल कर देंगे, फिजिकल ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर देंगे। पहले इसको पूरा कर दूं या इसको छोड़ दूं यहीं पे, चलो अभी मैं पहले फिजिकल ज्योग्राफी शुरू कर देता हूं, क्या कहते हो। आशा गोंद कह रही है सर मैं लेट आई हूं, वाह, आपके लेट आने की खुशी में तालियां बजा देता हूं मैं। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सही कह रहे हो नूरजहां, ऐसा ही करना पड़ेगा। जो लेट आए हैं उनकी गर्दन चलते हुए पंखे में दे के इनको सजाएं मौत देनी पड़ेगी, है ना। मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं ये बताओ, ये यहीं रुक जाएं, पीछे की चीज़ दोबारा पढ़ते रहें बार बार। सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके अंदर में मैं चैट देख ही नहीं रहा, ठीक है, अब मेरे को चैट देखनी नहीं है, ठीक है। मैं सोचता हूँ बच्चों से पूछ लेता हूँ समझ में आया कि नहीं। एक हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, मैंने आपको पहले बताई होगी, है ना, तो वो थोड़े मोटे थे ज़्यादा, उनका पेट बहुत ज़्यादा मोटा था ऐसे, ठीक है। कई लोग जानते भी होंगे, बहुत फेमस टीचर हैं वो, जो महेंद्रगढ़ साइड से वो जानते होंगे उनको, राजेश सर नाम था उनका। पेट बहुत मोटा था उनका ऐसे, ठीक है। तो वो क्या करते थे ना, एक बार उठते थे बाइक पे बैठते थे, फिर पेट नीचे ही लटका रह जाता था, फिर पेट को उठा के ना फिर बाइक पे रखते थे टंकी पे, है ना, फिर वो बाइक चलाया करते, बड़ा मज़ा आता था। और लेकिन पढ़ाते क्या ज़बरदस्त थे ना भाई साहब, वो हो पूछो मत। केमिस्ट्री लैब में ना बहुत बड़ा बोर्ड था, एक बार बोर्ड था पीछे बड़ा, एक बार आके पूरे बोर्ड को भर लिया करते हो, एक ही बार लिखते थे पूरे बोर्ड पे सुबह सुबह, और फिर पूरे दिन ऐसे ही पढ़ाते रहते, पेट पे हाथ रख खड़े हो जाया करते, ये देखो बच्चों पीछे जिरकोनियम दिख रहा है तुमको, मतलब आवाज़ थोड़ी ऐसी थी, हाँ बच्चों जिरकोनियम दिख रहा है, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक मास देखो उसका, ऐसे से करते रहते थे, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते थे। और कई बार क्या होता है, हॉस्टल में वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे, मैं हॉस्टल में रहता था वहाँ पे, तो जब वो यदुवंशी शिक्षा निकेतन में पढ़ता था, वहाँ हॉस्टल में मैं रहता था, तो कई बार हॉस्टल में वो जब ट्यूशन पढ़ाते थे ना, तो कई बार ये काम करके मदिरा पान करके आ जाया करते, शराब पी के आ जाया करते, मतलब ऐसे ही थोड़ी बहुत पैक मार दिया करते,
और भाई साहब जिस दिन शराब पी के आते थे भाई साहब क्या गजब पढ़ा देते थे, मतलब मजाक नहीं है, ऐसा जबरदस्त पढ़ा दिया करते पूछो मत। तो एक दिन ऐसे ही सर पूरे मूड में थे, बता रहे थे हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे से कर, हाँ भाई समझ में आ गया होगा। तो मैं सोचा सब लोग हम ही तो भरते हैं सर, समझ में आ गया। और ऐसी बात नहीं, मेरे को समझ में आ जाता था, बट मैंने एक दिन ऐसे ही मजे मजे में मैंने सोचा सर के मजे ले लेता हूँ। मैंने बोला सर मेरे समझ में नहीं आया। सर बोल तू छोड़ दे, समझ में आएगा भी नहीं, तू छोड़ दे तो समझ में आएगा भी नहीं, तू छोड़ दे भैया, तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं बोल दूंगा तेरे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दे इसको, तेरे समझ में बात से बात है। ठीक है नहीं आप गुड़गांव से महेंद्रगढ़ गए थे पढ़ने? यस मयंक, मैं वहाँ से वहाँ पढ़ने गया था। चलो चलो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कौन हमें बता रहे हैं? एमएच माई हॉन्ट सर लेक्चर स्टार्ट करें। ओहो हो ऐसे वैज्ञानिक कहाँ से आते हैं ये बताओ? ठीक है, अचानक से कहीं से आए हैं, कह रहे हैं सर लेक्चर शुरू करें। कर रहे हैं यार, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, मारना थोड़ी ना है, बच्चे मर जाएंगे यार, ऐसे मत करो यार। माई हॉन्ट, ठीक है, ऐसा मत करो, सब चीज़ें ज़रूरत है। इतना आप क्यों संयम खो देते हैं? पढ़ाना मेरा काम है, चिंता मत करो, मैं सब पूरा कर दूंगा। नवनीत श्रीवास्तव सर स्टार्ट करें। ओके लेट्स स्टार्ट सर। ममता रावत, ओहो हो भाई, आज मुझे लगता है पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पे। सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या होता है? ठीक है, सोलर जियो इंजीनियरिंग में बेसिकली हम सूरज से आने वाली किरणों को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, है ना। कैसे कम करते हैं चलो मैं बता देता हूँ। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। हम इसमें सूरज से आने वाली किरणों का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द रिफ्लेक्टिविटी, इसको बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब क्या होता है? कितनी रिफ्लेक्टिविटी। देखो कोई भी किरण सूरज की धरती पे पड़ती है, इसके बाद में रिफ्लेक्ट होती है। कितनी आई और कितनी गई, मतलब कितनी अमाउंट में उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, उसी को बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो इज द रिफ्लेक्टिविटी, कि कितना सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट हुई हैं। सो इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द रिफ्लेक्टिविटी एल्बिडो ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर और द सरफेस इज इंक्रीज। सो सोलर जियो इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? या तो एटमॉस्फेयर की एल्बिडो को बढ़ा देते हैं या सरफेस की एल्बिडो को बढ़ा देते हैं। एल्बिडो मतलब सूरज का प्रकाश आएगा, टकरा के वापस चला जाएगा। तो जब हम ऐसे उसको इंक्रीज कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा दोस्तों? ऑटोमेटिक सोलर रेडिएशन डिक्रीज हो जाएंगी, है ना। सो इन एन अटेम्प्ट टू ऑफसेट सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, और इससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ, जब ग्लोबल सोलर रेडिएशन जब वापस चली जाएंगी, सूरज की किरणें जब वापस एनवायरनमेंट में चली जाएंगी, तो ऑब्वियस बात है ना, तो जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, द टेक्निक मिमिक बिग वोल्केनिक इरप्शन। अब मेरे पास ऐसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन करा दूँ, ठीक है, आर्टिफिशियल वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, ये हिंदी में देख लो आप, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मेथड ऑफ सोलर इंजीनियरिंग, क्या क्या तरीके हैं मेरे पास? पहला है सरफेस बेस्ड ऑप्शन, सतह पर मैं कुछ पृथ्वी की सतह पे कुछ ऐसा कर दूं, ठीक है, स्पेस सनसेट वगैरह कुछ मैं धरती पे ऐसा कुछ लगा दूं। पहली बात ये स्पेस बेस्ड ऑप्शन है। स्पेस बेस्ड मतलब ऊपर जाके आसमान में हमने जाके कुछ करना है। दूसरा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर बेस्ड ऑप्शन, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर पता है कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर, देखो ये धरती है, पृथ्वी है, तो अर्थ के ऊपर जो पहला लेयर है ये है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मैं कुछ कुछ कांड कर दूं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीरस क्लाउड, तो मैं सीरस क्लाउड की थिकनेस कर दूंगा, उनकी मोटाई बढ़ा दूंगा। तो इनसे क्या होगा? जब सूरज की किरणें आएंगी तो क्लाउड से टकरा के किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। देखा होगा ना आपने, जब बादल होते हैं तो उस टाइम पे सूर्य की किरणें हम तक कम आती हैं। जैसे अभी बादल है, तो अभी बादल है तो सूरज की किरणें धरती तक कम आ पा रही हैं। जब धरती तक कम आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ये भी एक तरीका हमारे पास, क्या हम स्ट्रेटोस्फेयर बेस्ड ऑप्शन को अपना सकते हैं, हम स्पेस बेस्ड ऑप्शन को अपना सकते हैं, सनसेट या हम रिफ्लेक्टर लगा सकते हैं, अभी बताऊंगा उनके बारे में।
क्लाउड बेस्ड ऑप्शन, अब ट्रोपोस्फेयर में जो हमारे पास क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, वो उनके ऑप्शन हम अपना सकते हैं जिसमें हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्लाउड जो है उनकी सतह को ऊपर से उनकी सरफेस को वाइट कर सकते हैं और वाइट से सूरज की किरणें जैसे आएंगी टकरा के वापस हो जाएंगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सरफेस बेस्ड ऑप्शन, सतह को भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे सतह की एल्बिडो बढ़ जाए। सो बेसिकली सोलर जियो इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम सूर्य से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। हम क्या कर रहे हैं, सूरज से जो किरणें हमारी पृथ्वी तक आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर दें एटमॉस्फेयर के अंदर में, ताकि वो किरणें धरती तक ना पहुंच पाए, और वो धरती तक ना पहुंच पाए तो ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल में रहे। उन्हीं को हम बोलते हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग। बहुत सारे तरीके हैं, स्पेस बेस्ड मेथड है हमारे पास, स्पेस बेस्ड ऑप्शन है मतलब आसमान में हम कुछ कुछ करके ऐसा कर सकते हैं। हम स्ट्रेटोस्फेयर जो है समताप मंडल में कुछ कुछ करके कर सकते हैं ऐसा। हम बादलों के साथ छेड़छाड़ करके भी सूरज की किरणों को रोक सकते हैं। हम सतह पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे भी ये बदलाव लाए जा सकते हैं। कैसे, देखो पहला है रिफ्लेक्टर। अब देखना, पहला ये रिफ्लेक्टर हमने पीछे छोड़ दिया था, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पेस रिफ्लेक्टर, ये रहा। टेक्नोलॉजी लाइक जाइंट मिरर, इसमें हम क्या करेंगे, आसमान में ले जाकर एक बड़ा सा शीशा लगा देंगे, बड़ा सा मिरर लगा देंगे, ठीक है। हम मानते हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर हम ग्रीनलैंड जितना बड़ा शीशा लगा देना तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा मानना है, साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी लाइक जाइंट मिरर इन द स्पेस। मिरर से क्या होता है, मिरर से सूरज की किरणें आती है, टकरा के वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो प्लेनेट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्पेस रिफ्लेक्टर। हम ग्रीनलैंड जितने साइज का एक मिरर जो है हम बना रहे हैं, जिससे सूरज की किरणें होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस एटमॉस्फेयर में, और ग्लोबल क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। ये बात क्लियर है आपको, इसको हम बोलेंगे स्पेस रिफ्लेक्टर, ठीक है, स्पेस रिफ्लेक्टर। All these ideas have been proposed but would so be expensive that no one really thinks we could afford them. ये है तो बहुत सही आइडिया, लेकिन एक बात बताओ, इसके लिए पैसा बहुत चाहिए यार, कौन लगाएगा इतना पैसा। एटमॉस्फेयर में इतना बड़ा ग्रीनलैंड के साइज का रिफ्लेक्टर फिट कौन करके आएगा, कहाँ फिट करोगे वहाँ पे, ठीक है, खर्चा बहुत आएगा, ठीक है। सोचने में भी खर्चा हो रहा है तो सोचो लगाने में कितना खर्चा होगा। तो ऐसी चीज़ को हम नहीं कर सकते, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इकोनॉमिकली वायबल, है ना, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो हम नहीं कर सकते इनको, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है, ठीक है। ये हमने बात किया मेथड ऑफ जियो इंजीनियरिंग, ये हम बात कर चुके हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वोल्केनो, ठीक है। ये आर्टिफिशियल वोल्केनो में ऐसा क्या है सर, बता दूँ। देखो वोल्केनो क्या होता है, देखो ज्वालामुखी समझना पड़ेगा आपको। ज्वालामुखी में क्या होता है भाई, ये पृथ्वी के नीचे ये आपका लावा भरा पड़ा है, ध्यान से देखना, अगर किसी का भी ध्यान इधर उधर गया तो सजाए मौत है उसको, ठीक है, गर्दन चलते हुए पंखे में दे दी जाएगी उनकी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कलर हमें चेंज करने पड़ेंगे, सो फिर से बहुत दिक्कतें होने वाली है। कलर चेंज, मैं ब्लू ले लेता हूँ इसमें। मैंने बताया आपको क्या होता है, आपका जो पृथ्वी के अंदर से लावा होता है ना, वो बिकॉज ऑफ दी पृथ्वी के अंदर से लगातार हीट उत्पन्न होती रहती है। ये हीट उत्पन्न के कई सारे सोर्स है, प्राइमोडियल हीट, रेडियो एक्टिव डिके और कन्वेक्शन करंट। मतलब कहने का क्या है, जो लावा है ना अंदर, ये लावा ऐसे भरा पड़ा था, ये लावा बेचारा कोशिश करता रहता है बाहर आने की, अंदर उसको मज़े नहीं आते, ठीक है, मज़े नहीं आते उसको, बिल्कुल संदीप सर की तरह ये कोशिश करता हमेशा बाहर आए, बाहर आके कुछ हंटिंग करे, है ना। ये बाहर आने की कोशिश करता है और लगातार इस सतह पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बार बार इस सतह पर बल लगा रहा है। एक दिन ना ये सक्सेसफुल हो जाएगा, और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो पता क्या होगा, ये जो सतह है ना, इसमें से तोड़ के ये लावा जो है यहाँ से क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं आई तो दोबारा बता दूंगा, सिंपल सी बात है। जब लावा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो जब लावा अपना बाहर निकलेगा तो क्या होगा उस केस में, ठीक है। ठीक है, जब लावा बाहर निकलेगा तो क्या होगा दोस्तों, लावा निकला ऐसे फटेगा, बाहर आएगा, ठीक है, फट गया तो लावा निकल गया बाहर, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार। क्या क्या चीज़ें बाहर आएगी इसमें ज्वालामुखी उद्गार में, बताओ सर। पहली जो चीज़ बाहर आएगी सबसे पहले वो है लावा।
दूसरी जो चीज़ बाहर आएगी ना इसमें वो है गैस। तीसरी जो चीज़ बाहर आएगी वो आएगी राख। चौथी जो चीज़ बाहर आएगी वो पता है क्या आएगी, वाटर वेपर, जल वाष्प। इसके बाद में क्या चीज़ बाहर आएगी आपका दोस्तों, इसके बाद में आएंगे यहाँ पर डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, यही तो आएंगे। अब देखो, अगर कोई भी चीज़ तापमान को बढ़ा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, मतलब कोई भी चीज़ है अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको हम बोलते हैं आपका क्लाइमेट फोर्सिंग, ठीक है। तो क्लाइमेट फोर्सिंग आपकी में क्या बोलते हैं, क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होती है समझना, यदि कोई भी आपके एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर, कोई भी चीज़ है अगर वो तापमान को बढ़ा रही है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति में तापमान बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें क्या बोलते हैं कि हम जो है, हमारा क्लाइमेट फोर्सिंग कैसा है दोस्तों, हमारा क्लाइमेट फोर्सिंग पॉजिटिव है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने में योगदान देती है, तो उसका मतलब क्या है, उसका क्लाइमेट फोर्सिंग कैसा है, नेगेटिव है। याद रखोगे ये बात, ठीक है भाई, जो बढ़ाएगा पॉजिटिव, जो घटाएगा नेगेटिव। यहाँ पर मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको बताना है देख के किसका पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है। बहुत आसान चीज़ है, कतई आपको दिक्कत करने की लेने की बात ही नहीं। देखो लावा जो है इसका कैसा होता है, पॉजिटिव। लावा तो आग है ना, आग तो तापमान बढ़ाएगी। गैस जो है, गैस पहली बात बता दूं, बहुत सारी गैस बाहर आती है, सबसे मेन आती है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, नीलियम, बहुत सारी चुरकुट गैस निकलती है। राख न्यूट्रल है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका भी इम्पैक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। डस्ट पार्टिकल फिर न्यूट्रल है, इसका भी पॉजिटिव रहेगा। जितनी गैस देख रहे हो ना, सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस है, सबका क्लाइमेट फोर्सिंग कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव है, तो तापमान क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर जब भी वोल्केनो आना चाहिए तापमान तो बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, तापमान बढ़ता नहीं, घटता है। क्यों, यहाँ पर देख रहे हो सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है आपका, ये धूल के कणों के साथ मिलता है, डस्ट पार्टिकल के साथ मिलता है, और ये क्या बना देता है पता है आपको, एरोसोल। क्या बना देता है, ये एरोसोल बना देता है। अब ये जो एरोसोल है ना, ये क्या करते हैं, दे विल डिक्रीज दी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूरज से आने वाली किरणों को रोक देती है, बिकॉज दे वर्क एज अ क्लाउड, ठीक है, क्या करती हैं, वर्क एज क्लाउड, बादल की तरह काम करती हैं। तो जब भी कोई बड़ा वोल्केनो फटता है तो उसके दौरान क्या होता है आपका बताओ, ग्लोबल वार्मिंग होगी या ग्लोबल कूलिंग होगी। जब भी कोई बड़ा वोल्केनो फटेगा दोस्तों, तो उस टाइम पर जो आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्लोबल कूलिंग। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम कोई बड़ा आर्टिफिशियल, देखो नॉर्मल वोल्केनो तो जब आएगा तब आएगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं कुछ आर्टिफिशियल वोल्केनो जैसा मटेरियल तैयार कर दूं, मतलब मैं ऐसा कुछ करके एटमॉस्फेयर में एरोसोल ठोक दूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि एटमॉस्फेयर में क्या चले जाएं, आपका एरोसोल में इंजेक्ट कर दूं एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर, इसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल क्या, वोल्केनो। भाई हमने आर्टिफिशियल वोल्केनो जो है वो कर दिया, हमने एक आर्टिफिशियल वोल्केनो क्रिएट कर दिया, ठीक है, हमने कृत्रिम ज्वालामुखी क्रिएट कर दिया। उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर एरोसोल बन जाएगा, ये एरोसोल सूरज से आने वाली किरणों को क्या कर देगा, वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, और फलस्वरूप हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, रिड्यूस रहेगा, कम रहेगा, और ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिमिंग, ग्लोबल कूलिंग बोलते हैं इसको। समझ में आ रही बात। तो ये है आर्टिफिशियल वोल्केनो। आर्टिफिशियल वोल्केनो में हम क्या करते हैं, जबरदस्ती का हम एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण तो बहुत है अपने पास एनवायरनमेंट में, पर हम जबरदस्ती क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड इंजेक्ट कर देंगे बादलों के अंदर। हम बादलों में क्या डाल देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं इसको। हमने एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड डाल दिया, डस्ट वहाँ ऑलरेडी है, सल्फर और डस्ट मिलके क्या बना लेगी दोस्तों, हम एरोसोल बना लेगी, और एरोसोल से सूरज की आने वाली किरणें जो हैं वो धरती पे कम हो जाएगी, और ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका क्लाइमेट चेंज वो रुक जाएगा, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्लाइमेट कूलिंग, ग्लोबल आपका जो वार्मिंग हो रही थी उसकी जगह पे क्या होने लग जाएगी, ग्लोबल कूलिंग होने लग जाएगी।
ये बात किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अब ये चीज़ बहुत डेंजर है। मानसी आइए सही कह रही है सर, इट्स वेरी डेंजर, है ना। आर्टिफिशियल वोल्केनो ऑल्सो हैव सम नेगेटिव इफेक्ट। आपको पता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, इस सल्फर डाइऑक्साइड से ही तो आपकी, देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये जब H2 के साथ मिलती है तो ये क्या बनाती है, H2SO4, जिसको हम बोलते हैं वीक सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसी से तो क्या होती है आपकी भाई, इसी की वजह से तो, इस आर्टिफिशियल वोल्केनो की वजह से ही तो क्या होता है आपका, बताओ मुझे भाई। इसी की वजह से तो, इस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से तो आपका एसिड रेन होती है। तो अगर आप आर्टिफिशियल वोल्केनो क्रिएट करते हो, सल्फर आप डाल तो दोगे एटमॉस्फेयर में, लेकिन निकाल लोगे कैसे? कल को नेगेटिव इंपैक्ट आने लगे सल्फर के, तो आप निकालोगे कैसे? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है कि आप ये चीज़ें इंजेक्ट तो कर सकते हो एटमॉस्फेयर से, लेकिन जब इनके नेगेटिव प्रभाव आएंगे तो आप इनको कलेक्ट कैसे करोगे? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने, जिसका जवाब हमारे पास उपस्थित नहीं है। इसीलिए ये काम हम नहीं करते हैं, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया हम नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? और जब एरोसोल ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने पॉल्यूशन के अंदर पढ़ाया है, जितने आपके पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में, उतना ही दिक्कत ज़्यादा होती है, हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है। सो इसीलिए हम ऐसा काम नहीं कर सकते आर्टिफिशियल वोल्केनो। बट यस, ऑफ कोर्स इट कैन बी अ प्रोबेबल सॉल्यूशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक ये प्रोबेबल समाधान के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे पास, वो है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ये वही बात होगी, ये सेम बात है, वही जो हम बात पढ़ी है ना अभी, वही है। द आइडिया इज टू स्टिमुलेट द कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन बाय एनहेंसिंग द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द मराइन क्लाउड, है ना। सेम हम वही काम कर रहे हैं, है ना भाई। हमने बताया कि जब वोल्केनो आता है तो उसमें क्या होते हैं, एरोसोल बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। इसमें भी हम वही करते हैं, हम लाइट कलर्ड एरोसोल पार्टिकल को क्या करते हैं, हम क्लाउड के अंदर में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है दोस्तों, आपका सूरज की लाइट जो वो नहीं आ पाती हमारे पास। लाइट कलर्ड एरोसोल पार्टिकल कैन रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम द सन इन द क्लाउड फ्री एयर एंड डार्क पार्टिकल कैन एब्जॉर्ब इट। अ स्मॉल फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट, हम क्या करेंगे इसके लिए, बहुत छोटे छोटे कुछ एयरक्राफ्ट लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल कुड कन्वीनियसली भी इंजेक्ट सल्फेट एरोसोल। मैंने बताया ना भी, सल्फेट SO2 से बनने वाले एरोसोल जो हैं उनको हम एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे दोस्तों, वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में इंजेक्ट कर दो, वो सूरज से आने वाली किरणों को वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस है स्ट्रेटोस्फेयर। मराइन क्लाउड ब्राइटनिंग, ये एक इसी प्रकार का आइडिया क्या है। अनदर आइडिया इज टू इंक्रीज द अर्थ एल्बिडो। इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ की एल्बिडो को बढ़ा देते हैं। धरती की रिफ्लेक्टिविटी, जो पृथ्वी की सतह है ना, उसकी हम रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैसे? विच इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन द प्लांट्स रिफ्लेक्ट बैक देन इट एब्जॉर्ब। एल्बिडो क्या होती है, मैंने बता दिया आपको, रिफ्लेक्टिविटी। सूरज से आने वाली किरणों को हम एब्जॉर्ब करते हैं, कितना एब्जॉर्ब करते हैं और कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं एल्बिडो। अगर हम रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, दैट मीन्स धरती की एल्बिडो क्या है, ज़्यादा। एल्बिडो का मतलब है रिफ्लेक्टिविटी, हम कितनी सूरज से आने वाली किरणों को वापस भेजते हैं एटमॉस्फेयर में, उसी को बोलते हैं हम क्या दोस्तों, दैट इज द एल्बिडो। सो अनदर आइडिया इज टू इंक्रीज द अर्थ एल्बिडो। भाई हमारे पास एक दूसरा तरीका, हम अर्थ की एल्बिडो इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हम कर सकते हैं एल्बिडो। यार सेशन को लाइक करो यार प्लीज़, आप लाइक ही नहीं करते हो यार, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, पिछले 1.5 घंटे से लगातार मैं लगा हुआ हूँ। सो इतना आपका भी धर्म बनता है, धर्म निभाओ यार, है ना। अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन द प्लांट रिफ्लेक्ट बैक टू द प्लैनेट, ठीक है। तो बिकॉज वाइट सरफेस, देखो सतह जो होती है ना, अगर सफ़ेद हो ना, जैसे आइस है, बर्फ जो है वो क्या करती है, उसकी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि कैसी होती है, वाइट होती है वो। तो अगर सरफेस को आप वाइट कर दोगे तो वो क्या होगा, क्या दोस्तों, सरफेस को वाइट कर दोगे तो आप ज़्यादा सनलाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज वाइटर सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइटर देन द डार्कर वन। अ वाइटर अर्थ विल रिफ्लेक्ट मोर सन एनर्जी बैक इनटू द स्पेस, हेल्पिंग टू कीप द टेम्परेचर कूलर। तो हमें मतलब क्या करना है, सतह को सफ़ेद करना है, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं हम, वन वे इज टू डू दिस विद विच वैन मेक द क्लाउड ब्राइटर एंड वाइटर। एक तो हम कर सकते हैं, जो हमारे पास आसमान में जो बादल है ना, उनको हम ब्राइट कर दे थोड़ा सा, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय द स्प्रिंग सी वाटर, है ना। ये हम कैसे कर सकते हैं, हम समुद्र का जो वाटर है, सी का जो वाटर है, हम स्प्रे कर देंगे इनटू द क्लाउड,
ठीक है भाई, जो ओशियन है ना हमारे समुद्र, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, उनके ऊपर हम सी स्प्रेयर लगा देंगे, ठीक है। वो स्प्रेयर होंगे, टरबाइन की तरह काम करेंगे समुद्र के अंदर ना, ऐसी स्प्रेयर लग जाएंगे वो। ये स्प्रेयर क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बड़े बड़े स्प्रेयर होंगे ना, ये समुद्र का पानी ऊपर स्प्रे करेंगे, ठीक है, किसमें, बादलों के अंदर। तो बादलों के अंदर ही समुद्र का पानी स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा, द सॉल्ट वाटर विल कोज देम टू ग्रो बिगर एंड ब्राइटर। सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट NaCl, यही तो होता है। इसका कलर कैसा होता है, वाइट। तो ये अगर आप स्प्रे करते हो बादलों के अंदर, अगर बादलों के अंदर आप समुद्र का पानी मिला देते हो कैसे भी करके समुद्र का पानी, तो उसका कलर बादलों का कैसा हो जाता है, वाइट। एक तो वाइट कलर हो जाएगा और दूसरे बादल बड़े हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्टिविटी बादलों की बढ़ जाएगी और उसकी वजह से सूरज की किरणें पृथ्वी पर कम आएगी। ये एक तरीका है हमारा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया बादलों को सफ़ेद कर दो। दूसरा जो आपके घर हैं, घरों की छतों को क्या करो, आप सफ़ेद करो, वाइट कलर कर दो सब पे। जो हमारे रोड है होते हैं, रोड को वाइट कर दो आप, है ना। अभी रोड कैसे होते हैं, ब्लैक क्या करते हैं, ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर उनको हम वाइट कर दें, ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कम। तो दो तरीके हैं दोस्तों जिससे हम जियो इंजीनियरिंग करते हैं। पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम कर दें, और दूसरा हम सूरज से आने वाली किरणों को वापस भेज दें। सूरज से किरणें को वापस भेजने को हम बोलते हैं आपका सोलर जियो इंजीनियरिंग। इसमें हम सूरज से आने वाली किरणों की मात्रा को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आर्टिफिशियल वोल्केनो, क्लाउड ब्राइटनिंग, मराइन क्लाउड ब्राइटनिंग, स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड ब्राइटनिंग। जैसे हमने मराइन क्लाउड ब्राइटनिंग किया ना, इसमें हमने क्या किया, समुद्र के पानी को जो एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बादलों में छिड़काव कर दिया। ऐसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में भी कर सकते हैं। हम स्ट्रेटोस्फेयर में क्या कर सकते हैं, वहाँ के बादलों के अंदर हम सल्फेट जो है, आपके सल्फेट आयंस जो है, सल्फेट एरोसोल जो है वो डाल सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, एरोसोल बन जाएगा और सूरज की किरणें जो है आपकी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ द जियो इंजीनियरिंग। दोस्तों जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट इन क्लास मटेरियल अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आप पूरी यूट्यूब छान लेना, इससे अगर आपको बेस्ट मटेरियल मिल जाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, है ना। इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों, आप उसका फ्रूट हमें पता अच्छा कब लगेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, है ना। जब और यकीन नहीं आता, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको टॉप एजुकेटर मिल रहे हैं, ठीक है, वो टॉप एजुकेटर जिनसे पढ़ने के लिए लोग पैसे भी दे रहे हैं, बट आपको यूट्यूब पर सब चीज़ें जो है फ्री प्रोवाइड की जा रही है ना। लोग बहुत ज़्यादा मोटी रकम दे रहे हैं, ठीक है। टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, आप जाके लिस्ट में चेक कर सकते हो। बहुत जल्द आप वहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के भी कुछ टीचर देखो, क्योंकि पहले हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो वाईफाई की प्रोफाइल से चल रही थी, अब इंडिविजुअल प्रोफाइल बनने लग गई है। तो आप वहाँ पे बहुत जल्दी नाम देखने वाले हो, ठीक है। जो टीचर 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं, अब हम उनको ओवरटेक कर रहे हैं बहुत जल्दी, है ना। तो मैं चाहता हूँ आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ो, और मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। फ्री क्लास मैंने वहाँ पे शुरू कर दी है आप लोगों के लिए 8 से 9 बजे, ठीक है, रात में 8 से 9 PM पर मैं वहाँ पर आजकल पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ। अभी मैं 9 से 10 बजे भी एक सेशन वहाँ पर लेके आऊँगा, जिसमें हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सुबह मॉर्निंग में मैं 6 से 7 बजे क्लास करने वाला हूँ उसी के ऊपर, जिस पे मैं कुछ मोटिवेशनल सेशन करूँगा। ये 6 से 7 वाली क्लास कभी कभी होगी। इन सब का नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, 3-4 जगह पे मिलेगा। पहला आपको मिलेगा दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपडेट करता रहूँगा कब कौन सी क्लास होनी। जैसे आज मैं बता देता हूँ 8 से 9 बजे आज हम पॉलिटी की क्लास करने वाले। आज मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से सिर्फ आप प्रेसिडेंट को पढ़ो, आपको ना वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने की जरूरत होती है ना गवर्नर, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तरीका मैं बताऊँगा, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, फेसबुक के ऊपर मैं यहाँ मेरा पेज है, यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा, फेसबुक पे इन्फॉर्म करूंगा मैं आपको, साथ ही साथ मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको टेलीग्राम पर, ये लिंक है तो यहाँ पर जुड़ सकते हो। और दोस्तों जो बच्चा बिल्कुल श्योर है, जो कहता है कि सर सिलेक्शन लेना है, दोस्तों मेरे साथ आओ, मेरे साथ प्लस पे जुड़ो, ठीक है। प्लस पे मैं आपको दोस्तों 24/7 गाइड करूंगा, 24 के 24 घंटे, सातों के सातों दिन मेरा गाइडेंस जो है आपके साथ में अवेलेबल रहेगा। और आप मेरे को यहाँ पे जुड़ सकते हो, मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों 2 बार मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, sumitrathi3@gmail.com और sumit.kumar@wifistudy.com पर बिना झिझक मेरे को आप मेल कर सकते हो। मैं आपके मेल का जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप मेरे से साथ में जुड़ सकते हो। बाकी प्रोसेस में यहाँ पे बता सकता हूँ, अनअकैडमी आप इंस्टॉल कर लो, अपने आप को रजिस्टर कर लो यहाँ पर। उसके बाद में क्या करो, UPSC CSC गोल चूज करो। उसके बाद जाओ गेट सब्सक्रिप्शन में जाके आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है।
2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड, वैसे तो है 92,000 रुपये का, बट अभी ये मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ कितने पता है, 52,000 रुपये में। आप मेरा कोड यूज करो सुमित10, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स मिलेगा आपको सिर्फ 43,200 के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों मौका मिलेगा मेरे साथ गाइडेंस लेने का। मैं पूरी प्रोसेस में आपके साथ रहूंगा, मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि कोई भी आपकी प्रिपरेशन में कमी ना रह जाए। सो दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस कोड सुमित10। और अगर किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड, आप मेरे को यहां पर डाल सकते हैं एक मेल sumitrathi3@gmail.com, sumitkumar@wifistudy.com। याद रखना सब्जेक्ट के अंदर लिखना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है? क्या लिखना आपको? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं 3 बजे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।